नमस्कार। जो तारीफ मेरी की गई है उसने मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि छोटा बना दिया है। मैं उस तारीफ के योग्य नहीं हूँ। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर रत्नम जी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के प्रशंसा के शब्दों का उपयोग मेरे लिए किया। संयोजक यशभान जी, सचिव अनूप जी, मुख्य अतिथि रत्नम जी, तुफेल जी, सर्वेश पांडे जी, डॉक्टर नित्यानंद जी, प्रदीप कुमार दास जी और सुधी श्रोता बंधु। आज ये अवसर जो मुझे संयोजकों ने दिया है उसके लिए उनके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आपसे रूबरू होने का जो अवसर मुझे मिला है उसके लिए संघ के सभी पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मनोभावों में मुख्य रूप से इस्लाम के मुताजिली और अशारी सिद्धांतों की चर्चा करूँगा और इसके साथ साथ शेख सरिंदी और नक्शबंदी सिलसिले इनकी बात करूँगा। यानी मेरे दो विषय एक तरह से रहेंगे। एक तो इस्लाम में एक मुताजिली और अशारी ये सिद्धांत रहे हैं। दूसरा भारत में सरिंदी जो हुआ था उसने नक्शबंदी सिलसिले का प्रारंभ किया था। इन दो बातों का जिक्र मैं करूंगा। विषय थोड़ा नया लगेगा क्योंकि मुताजिली और अशारी सिद्धांतों के बारे में गैर मुस्लिम विद्वानों में लगभग जानकारी का अभाव है और नक्शबंदियों और शेख सरिंदी के बारे में तो जानकारी को योजनाबद्ध तरीके से छिपाया गया है। यदि इस सिलसिले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है भी तो बातों का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया गया है। मेरा ये विचार है कि ये जानकारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़े खेद की बात है कि भारत के अधिकांश लोगों में इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में रुचि का अभाव है। जरा सोचिए, दुनिया भर के विद्वानों में इंडोलॉजी जैसे विषय में रुचि है और उनमें बहुत से ऐसे हैं जो भारत के प्रति शत्रुता के कारण इंडोलॉजी में रुचि लेते हैं। मेरा ये सोच है कि इस्लामिक स्टडीज़ में भारत के गैर मुसलमानों में रुचि होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम के मूल सिद्धांत और इस्लाम का दावा संबंधी विचार उनके मदरसे सारी दुनिया के इस्लामीकरण के लिए कुरान का सभी मुसलमानों को जिहाद का आदेश, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण भारतीयों को ये जो वर्ग हैं ये भारतीयों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दुनिया भर के विद्वानों में इस्लाम के बारे में जानने में रुचि है। हिंदुओं में अपने हितों का विचार करते हुए प्रेगमेटिक कारण से इस विषय यानी इस्लामिक स्टडीज इसमें रुचि होनी चाहिए। इस रुचि का लगभग अभाव प्रतीत होता है। इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर कहे दो पक्षों की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। बहुत से श्रोताओं के लिए विषय नया होगा। मैं उनसे पेशेंस से सुनने की प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि विद्वान श्रोताओं में इस विषय में रुचि जागृत हो क्योंकि इस विषय का वर्तमान काल में भी इतिहास और राजनीति के लिए अत्यधिक महत्व है। मैं इस बारे में आपको कन्विंस करने का प्रयास करूँगा। मैं नक्शबंदियों और शेख सरिंदी की ही चर्चा करना चाहता था, पर इससे पहले इस्लाम के दो वर्गों मुताजिली और अशारी इनकी चर्चा करना आवश्यक है। मुताजिली ये इस्लामिक थियोलॉजी का रैशनलिस्ट और उदार स्कूल है। यानी ये मैं इसको रिपीट करता हूँ, मुताजिली जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी का रैशनलिस्ट और उदार स्कूल है। और ये जो इस वर्ग के जो लोग थे उन्होंने कुरान उसको अनक्रिएटेड है इस बात को अस्वीकार किया। यानी वो ये कहते हैं कि कुरान अनक्रिएटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि कुरान क्रिएटेड है। यानी कुरान ईश्वर के का आदेश या ईश्वर का इल्हाम, ऐसा वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके विपरीत अशारी जो हैं वो कट्टर सुन्नी थे और वे इरेशनलिस्ट थे। यानी मुताजिली तो रैशनलिस्ट हैं और अशारी जो हैं वे इरेशनलिस्ट थे और वे कुरान को अनक्रिएटेड मानते थे।
यानी उनका कहना था कि कुरान अनक्रिएटेड है और ये ईश्वर के शब्द हैं, इस तरह का वो मानते थे। नक्शबंदी सिलसिला जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसे एक सूफी सिलसिला कह दिया जाता है। साथ ही सूफी सिलसिले के बारे में ये गलत फहमी पाई जाती है कि ये गैर राजनीतिक थे। ये बात अधिकतर गलत है। और नक्शबंदी सिलसिले के बारे में तो ये बात पूरी तरह से गलत है। हम 4 प्रमुख सिलसिलों के बारे में जानते हैं। एक चिश्ती सिलसिला है, इसका गोरी के आक्रमण के समय शुरुआत इसकी भारत में हुई थी। दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला है जो भारत में 13वीं सदी में आया था। तीसरा कदीरिया सिलसिला है जो भारत में 15वीं सदी में आया। और इन सभी ने कम ज्यादा राजनीतिक सहयोग से इस्लाम फैलाने की कोशिश की और मुस्लिम शासकों को उनसे मदद मिली। दिल्ली सल्तनत के काल में शासक वर्ग ने अपने राजनीतिक सैनिक आधार को मजबूत करने के लिए इस्लामीकरण का पूरा प्रयास किया। सल्तनत काल के पश्चात अकबर का शासन स्थापित होने के बाद तक अस्थिरता का काल रहा। यानी सल्तनत काल समाप्त हुआ, उसके बाद में सल्तनत काल इसकी समाप्ति 1526 में हुई थी और उसके बाद में अकबर इसका शासन ये 1557 में स्थापित हुआ था। तो इस बीच में जो लगभग 30-31 वर्ष का समय गुजरा था, ये एक अस्थिरता का काल रहा था। तो अकबर ने राजनीतिक उद्देश्यों से तथा कुछ अन्य कारणों से जिहादी प्रवृत्ति का परित्याग किया और इस बात को जो भारत में जिहादी प्रवृत्ति के कट्टरपंथी थे वे सहन नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि इससे भारत में इस्लामीकरण के बजाय इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसे समय में भारत में नक्शबंदी सिलसिले का प्रारंभ हुआ। ये सिलसिला उपरोक्त सभी सूफी सिलसिलों से काफी हटकर था। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का प्रारंभ अकबर के मरने के 5 वर्ष पूर्व लगभग 1600 CE में हुआ था। इस सिलसिले ने तब से लेकर आज तक भारत में राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। नक्शबंदी सिलसिले की विशेष बात यह है कि इसने, ये थोड़ी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ नक्शबंदी सिलसिले के बारे में। नक्शबंदी सिलसिले की विशेष बात यह है कि इसने अल अशारी, जिसका जीवन काल 874 ईस्वी से 936 ईस्वी है, और अल गजाली, जिसका जीवन काल 1058 से 1111 ईस्वी है, यानी अल गजाली जो है उसकी मृत्यु प्रोफेट मोहम्मद के 580 वर्ष बाद हुई थी। और लेकिन एक खास बात यह है, ये जो अल गजाली है ये प्रोफेट मोहम्मद के बाद में इस्लाम को फैलाने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अल गजाली प्रोफेट मोहम्मद के बाद इस्लाम की दृष्टि से, इस्लाम को फैलाने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उसके बाद तैमिया एक था जिसका जीवन काल 1263 से 1328 ईस्वी है। इसके बाद अल सयूती एक जो था उसका जीवन काल 1445 से 1505 ईस्वी है। तो ये जो व्यक्ति थे, जिन 4 व्यक्तियों के नाम मैंने लिए हैं, ये कट्टर आक्रामक अशारी सिद्धांत का मुस्लिम समाज में इन लोगों के द्वारा प्रसार किया गया था। इस्लाम में प्रारंभ में कुरान को ईश्वर प्रदत्त नहीं मानने वाले मुताजिली वर्ग का प्रभाव रहा था, किंतु 10वीं शताब्दी के मध्य से कट्टरपंथी अशारी हावी हो गए जो कुरान को अनक्रिएटेड, यानी ये रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि जो कुरान को अनक्रिएटेड यानी ईश्वर प्रदत्त मानते थे। अपने इन कट्टर विचारों के कारण भारत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदायों के बीच में पोलराइजेशन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी नक्शबंदी सिलसिले की है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अपने कट्टर विचारों के कारण भारत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदायों के बीच पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी ये नक्शबंदी सिलसिले की है। ये सिलसिला नाम के लिए सूफी सिलसिला है क्योंकि ये भारत में तरीकात जो होता है वो उसमें भक्ति और आंतरिक पवित्रता की बात होती है। तो भक्ति और आंतरिक पवित्रता की जगह इसने शरिया को बहुत अधिक महत्व दिया और इस तरह से शरिया जो है वो मुस्लिम समाज के सामाजिक नियमों के अनुसार जीवन यापन और इस्लाम के प्रसार के लिए जिहाद, इन बातों पर जोर देता रहा है। यानी शरिया जो है, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये
मुस्लिम समाज के सामाजिक नियमों के अनुसार जीवन यापन और इस्लाम के प्रसार के लिए जिहाद पर ही जोर देता रहा है। शरिया कुरान की आयतों, कुरान की आयतें हैं 9:5 और 9:29। इसके अनुसार इस्लाम के संपूर्ण विश्व में प्रसार के लिए सभी मुसलमानों के से जिहाद की अपेक्षा करता है। शरिया का संबंध राजनीतिक शक्ति से होता है और यह जबरन इस्लामीकरण को प्रमोट करता है। शरिया से तात्पर्य सामाजिक रीति रिवाज में राजनीतिक शक्ति से धार्मिक कानून को थोपना है। इसका अर्थ होता है सुन्ना या परंपरा, और उसी से सुन्नी शब्द बना है। यानी सुन्ना जो शब्द है इसका अर्थ होता है परंपरा, और सुन्नी ये शब्द तो सभी को सुनने में आता है। उस सुन्नी शब्द का मतलब होता है परंपराओं का कट्टरता के साथ पालन करना। भारत में कट्टर सुन्नी परंपरा को नया जीवन प्रदान करने वाला शेख सरहिंदी था। उसके पिता अब्दुल अहद मखदूम, जिनकी मृत्यु 1598 में हुई, उनका धर्म से संबंधित समस्त विधाओं पर पूरा अधिकार था। वह यानी ये सरहिंदी के पिता ये धर्म और दर्शन का अध्यापन करते थे, और वे बुखारा के ख्वाजा नक्शबंद के अनुयायी थे। और पिता की शिक्षा और घर के वातावरण और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के और लगन के कारण शेख अहमद सरहिंदी ये भी एक बड़ा आलिम बन गया। यानी एक बहुत अच्छा एक जानकार, बहुत अच्छा एक धर्म का जानकार बन गया। उसे अकबर की उदार नीति के चलते भारत में इस्लाम के लिए खतरा नजर आता था और उसका शरिया पर पूरा भरोसा था। पिता के प्रभाव से उसने कदरिया और चिश्ती सूफी संतों से संबंध स्थापित किए, और इसके बाद वो मक्का हज के लिए जब रवाना हुआ तो उसके पहले दिल्ली में उसकी अपने हम उम्र, जो उम्र में वास्तव में उससे 1 साल छोटा था, तो अपने हम उम्र एक नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला से उसका संपर्क हुआ और वो उसका मुरीद बन गया, उसका फॉलोअर बन गया। और इसके बाद वह बाकी बिल्ला के विचारों को स्थापित करने में लग गया। यानी बाकी बिल्ला के विचारों को स्थापित करने वाला शेख सरहिंदी था। अगर शेख सरहिंदी जैसा शिष्य बाकी बिल्ला को नहीं मिलता तो उसके विचारों का भारत में स्थापित होना मुश्किल था। और 1618 से 1622 के बीच उसके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण काल था, और इस काल में वो 1 वर्ष के लिए ग्वालियर कारागार में भी रहा। और इसका कारण ये था कि कुछ अकबर के समय के जो कुछ उदार विचारों के व्यक्ति थे, उन लोगों ने जहांगीर के कान भरे और इसके कारण उसको कारागार में रखा गया। लेकिन इसके बाद में जो उसके पक्ष के आलिम लोग थे, उन लोगों ने सम्राट पर इतना दबाव डाला कि 1 साल बाद में उसको ग्वालियर, जहां वो कारागार में रखा गया था, उसको छोड़ना पड़ा। और उसके बाद तो ये हुआ कि वो इसके बाद 4 साल तक जहांगीर के साथ रहा, और जहांगीर ने उसको सेना में इस्लाम का प्रसार करने का एक काम सौंपा। सरहिंदी के द्वारा जो तरीके अपनाए गए थे उसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपसे करना चाहूँगा। सरहिंदी उसने अपने शिष्यों के समूह तैयार किए और उसने उन्हें भारत के विभिन्न नगरों और भारत के बाहर भी भेजा। उसने उन शिष्यों के माध्यम से लोगों में सुन्ना की कठोरता से पालन करने और बिद्दत का मतलब होता है धर्म के विरुद्ध बोलना, धर्म के विरुद्ध काम करना, तो बिद्दत के प्रति सजग रहने का विचार फैलाया। साथ ही उसने अपने मकतूबात का मतलब होता है पत्र, और ऐसे उसने 536 पत्र लिखे थे। तो उसने अपने मकतूबात के द्वारा जो प्रमुख लोग थे साम्राज्य में, तो उनके बीच अपने विचारों का प्रसार किया, और इस तरह उसने सम्राट और उसके दरबारियों की सोच को बदलने में सफलता प्राप्त की। उसे फिक का मतलब मुस्लिम कानून होता है, तो उसे फिक और सुन्ना के संबंध में आधिकारिक व्याख्याकार माना जाता था। और गूढ़ इल्हाम जिसको हम रहस्योद्घाटन कह सकते हैं, तो ज्ञान के प्रकाश और बहुदेववाद और पूर्व निर्धारित नियुति, सूफी तरीकात वगैरह, इनके बारे में इसके विचारों को मुस्लिम समाज में मान्यता प्राप्त हो गई। मतलब वो अपने यानी उससे उम्र में बहुत सारे बड़े लोग थे। जिस समय इसने अपना प्रचार कार्य शुरू किया उस समय उसकी उम्र कोई बहुत अधिक नहीं थी,
लगभग 40 वर्ष की उम्र थी, लेकिन उससे कहीं अधिक उम्र के लोगों ने उसको अपना गुरु मान लिया और इस तरह से इस्लाम के सुधारकों में उसको एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। सरंदी के सुधारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 3 बातें जो है उसने अपने सुधारों में की। पहली बात ये थी कि सुन्ना का कठोरता से पालन करना। उसका कहना था कि सुन्ना का मतलब है कि जो कुछ भी प्रोफेट मोहम्मद ने कहा और किया तो उसका कठोरता के साथ में पालन करना, और बिद्दत बिद्दत का मतलब है सुन्ना के विरुद्ध काम करना, तो उससे बच करके रहना। इन बातों पर जोर दिया। उसने बिद्दत का व्यापक अर्थ प्रस्तुत किया और उसने अच्छी और बुरी दोनों तरह की बिद्दत उसको इस्लाम के विरुद्ध बनाया। यानी ध्यान देने की बात है कि अच्छी बिद्दत भी ठीक नहीं है और बुरी बिद्दत तो खराब है ही। उसका कहना था कि किसी भी तरह की बिद्दत ये जो है वो इस्लाम के लिए ठीक नहीं है, और हर तरह की बिद्दत वो इस्लाम के चेहरे पर कालिख की तरह से है। और उसने बिद्दत को सुन्ना को काटने वाली कुल्हाड़ी बताया, और उसने कहा कि किसी प्रकार की हेरेसी, किसी प्रकार की बिद्दत वो इस्लाम के लिए अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे हम इस्लाम से भटक जाएंगे। दूसरी बात उसने कही कि गैर मुस्लिम प्रभाव से सूफीवाद का शुद्धिकरण, वो जो सूफीवाद जिस तरह का भारत में प्रचलित था उससे खुश नहीं था, और वो कहता था कि सूफियों को अपने गुरुओं के बजाय सुन्ना का पालन करना चाहिए। यानी उसने कहा कि सूफियों को उनके जो गुरु हैं सूफी संत, उन सूफी संतों को बात मानने के बजाय वो सुन्ना इसका कठोरता के साथ पालन करना चाहिए, और उनको शरिया से नहीं भटकना चाहिए। शरिया पर वो बहुत जोर देता था, मुस्लिम कानून पर वो बहुत जोर देता था। सूफियों के कारण शरिया, उसका कहना था कि सूफियों के कारण शरिया को बहुत नुकसान हुआ है, और चिंतन से उपजे ज्ञान की कसौटी यह है कि ये कुरान और हदीस के विरुद्ध तो नहीं है। ये एक ध्यान देने की बात है। ये बात जो है गजाली ने भी कही थी। अल गजाली ने 1111 में जिसकी मृत्यु हुई थी, उसने कहा था कि किसी भी तरह का चिंतन, किसी भी प्रकार की फिलोसफी, किसी भी तरह का दर्शन, किसी भी तरह का ज्ञान विज्ञान, ये तभी उचित है जब वो कुरान और हदीस के विरुद्ध नहीं जाए। यानी इन सब के चिंतन की सीमा खींच दी गई कि कुरान और हदीस के विरुद्ध नहीं जाना है। उसके दायरे में रह करके हम चिंतन कर सकते हैं, और उसको यानी उसको एक तरह से विज्ञान सम्मत उसको साबित अगर ये चिंतन करता है तो वो चिंतन ठीक है, अन्यथा वो चिंतन गलत है। रेशनल नॉलेज यानी तर्क आधारित ज्ञान ये तभी सही है जब ये रेवलेशन हो जाती है। यानी रेवलेशन का मतलब है कि प्रोफेट मोहम्मद को भगवान ने इल्हाम, ईश्वर अल्लाह ने उनको इल्हाम दिया था। तो जब ये इल्हाम की बात सिद्ध होती है तो रेशनल नॉलेज ठीक है, अन्यथा नॉलेज ये उचित नहीं है। यानी इससे प्रोफेट को हुए इल्हाम की सत्यता सिद्ध होनी चाहिए। तीसरी बात ये थी, शेख सरंदी जो है वो शरिया को तो महत्व देता ही था, इसके अलावा अपनी धारणाओं और कृत्यों में कुरान पर आधारित कानून ये मन से ओझल नहीं होना चाहिए। बार बार इस बात पर वो जोर देता है। और नक्शबंदी शेखों ने हमेशा शरिया को सूफियों के भावातीत ट्रांसेंडेंटल अवस्था में होने वाले ज्ञान से ऊपर स्थान दिया। वे आत्मज्ञान से उत्पन्न प्रेरणा और परम आनंद, जो एक इंटेंस इमोशन की स्थिति जो सूफियों में होती थी, तो उसको वो उचित नहीं मानते थे कि इस अवस्था से शरिया ऊपर है। यानी शरिया जो है वो इंटेंस इमोशन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे ऊपर है। वे एक अल अरबी हुआ था जो कि ट्रांसेंडेंटल इमोशन में विश्वास रखता था, जिसका काल 1165 से 1240 है। तो अल अरबी जैसे सूफियों के अतीन्द्रिय अनुभव को वो सेंसलेस कहता था, और उनके अनुसार सच्चे सूफी ईश्वरी शरिया का जो कानून है उसकी सीमा को नहीं लांघते हैं। सिद्धार्थ जी अनम्यूट करिए उन्हें। महावीर जी को अनम्यूट करें।
उनका म्यूट हो गया, देखिए। सर आपका म्यूट हो गया है, महावीर सर, आप उसे अनम्यूट कर लें। जी जी। हेलो। जी आप बोलिएगा। हाँ अच्छा, ऐसा है कि नक्शबंदी जो है उनके कई सब ऑर्डर्स हैं, जैसे मुजद्दिदी, खालिदी, सैफी, ताहिरी, कसीमिया, हक्कानी इत्यादि। और इनके जो है ये अपना अपना स्पिरिचुअल लाइनेज इसको सरिंदी से ट्रेस करते हैं। ये सभी जितने 7-8 ये तरीके हैं, ये सभी सरिंदी को अपना गुरु मानते हैं। अकबर ने राजनीतिक कारणों से अथवा उदार विचारों से प्रेरित होकर के शरिया के अनुसार शासन संचालन नहीं किया। उसने अबुल फजल और फैजी जैसे सूफियों को महत्व देकर कट्टर इस्लामी शासन का परित्याग किया था। उसके मजहर अर्थात सारे धार्मिक अधिकार अपने हाथ में लेने को भारत के मुल्ला मौलवियों, काजियों तथा अधिकारी वर्ग ने मन से स्वीकार नहीं किया। इस वर्ग के द्वारा 1581 में उसे अकबर को गद्दी से हटाने का भी प्रयास हुआ, जिसको वो राजपूत राजाओं के सहयोग से विफल कर पाया था। अकबर के प्रयास एक व्यक्तिगत प्रयास थे, जिससे उसके शासन के अंतिम वर्षों में कट्टर धार्मिक वर्ग गुप्त रूप से संगठित होने लगा और वह इस्लाम के मुताजिली वर्ग से, अकबर जो था वो इस्लाम के उदार मुताजिली वर्ग से प्रभावित था, जिसका प्रारंभ 8वीं सदी के चौथे दशक में हुआ था। ये वर्ग अब्बासी खलीफाओं के काल में लगभग 2 शताब्दी तक प्रभावशाली रहा था और उसके बाद में 10वीं शताब्दी के मध्य में अल अशारी के प्रभाव से यह वर्ग कमजोर हो गया। इसके बाद इसके मुताजिली वर्ग के अनुयायियों की संख्या कम होती गई और इसके विपरीत कट्टरपंथी अशारी वर्ग ये बहुत शक्तिशाली होता गया। इस वर्ग का हाई प्रिस्ट अल गजाली को, इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसको माना जा सकता है। भारत में अकबर की नीतियों को इस वर्ग के प्रतिनिधि शेख सरिंदी के कारण धक्का लगा। कारण इस यदि शेख सरिंदी के कारण बहुत हद तक उसके प्रभाव के कारण ही खुसरो की जगह अकबर अपने पोते जहांगीर के पुत्र खुसरो को गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन ये जो सरिंदी के अनुयायी थे वो खुसरो के स्थान पर जहांगीर को ही गद्दी प्राप्त करवाने में सफल हुए और जहांगीर ने उनको वचन दिया कि वो अकबर की जो उदारवादी नीतियां थी उनका परित्याग करेगा। अकबर ने खुसरो को वारिस घोषित किया, मैंने कहा आपसे। और खुसरो जो था ये मान सिंह का एक बहन का पुत्र था और इसके गद्दी पर बैठने से हो सकता है कि अकबर के उदार विचार वे आगे चलते रहते, लेकिन जहांगीर के गद्दी पर बैठने से ये जो अकबर के जो विचार थे उसके अनुसार आगे शासन चलना वो कठिन हो गया। शेख सरिंदी के पूर्व कट्टरपंथियों के नक्शबंदी सिलसिले का प्रमुख बाकी बिल्ला था और ये बाकी बिल्ला काबुल से आकर के दिल्ली में बसा था। बाकी बिल्ला ये उपनाम था, उसका नाम तो बड़ा लंबा है, उसका उपनाम था जिसका अर्थ होता है कि जिसका अल्लाह से तादाद में हो गया हो। 1602 ईस्वी में इसका देहावसान हुआ और उसके पश्चात शेख सरिंदी उसके सिलसिले का प्रमुख बना। शेख सरिंदी ने अपने को अल्लाह का कय्यूम मतलब रिप्रेजेंटेटिव, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया, जिसका अर्थ होता है प्रोफेट का प्रतिनिधि। और यानी ये प्रोफेट का एक तरह से वजीर ऐसा उसको कहा जा सकता है। तो उसने अपने आप को प्रोफेट के अल्लाह का वजीर, ये इस तरह का स्थान उसने अपने लिए यानी ये अपने घोषित किया उसने। सरिंदी के नक्शबंदी सिलसिले का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसे मुजद्दिदी अर्थात नए युग का प्रवर्तक और अल्फसानी दूसरी यानी इस्लाम की 1000 वर्ष इस समय पूरे हुए थे, तो इस्लाम की दूसरी सहस्त्राब्दी का प्रवर्तक उसको कहा जाता है। कय्यूम से मतलब होता है कि वो सभी फरिश्तों और मनुष्यों और अल्लाह के बीच में संपर्क सूत्र बन गया, वह अल्लाह का वजीर बन गया। इस तरह फरिश्तों से भी ऊपर हो गया। अन्य सभी सूफी सिलसिलों में शरिया के साथ साथ तरीकात का मतलब है भक्ति, संगीत, नृत्य और ध्यान के द्वारा अल्लाह से तादाद में, इसका भी महत्व होता है। तो तरीकात की जगह इस सिलसिले में सूफी तरीके की शरिया का इसमें जो है शरिया को बहुत अधिक
महत्व दिया गया, जिसमें सामाजिक कानून, कायदे, बिद्दत, सुन्ना यानी जो प्रोफेट ने कहा और किया के विरुद्ध बोलना या आचरण करना के लिए दंड आदि की व्यवस्था है। यह सिलसिला सुन्ना के प्रति सम्मान के कारण किसी भी इनोवेशन मतलब नई बात इसको नहीं अपनाने पर जोर देता था, और इसके कोड ऑफ कंडक्ट में अल्लाह का नाम जोर से लेना यानी अल्लाह के नाम का जोर से उच्चारण करना और मकबरों को सजाना इत्यादि बातों का भी इसमें मनाही थी। यानी अल्लाह का नाम भी जोर से नहीं लेना चाहिए और मकबरों को नहीं सजाया जाना चाहिए। इसके अनुयायियों का मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। 1624 में उसका देहांत हुआ। उसके देहांत के बाद में उसका बड़ा बेटा मियाँ मासूम वो कय्यूम बना, यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, और 1668 तक ये कय्यूम रहा। उसके बाद ख्वाजा नक्शबंद जो उसका बेटा था वो कय्यूम बना जो 1702 तक रहा। इसके बाद मोहम्मद जुबैर कय्यूम बना, और इस तरह से ये जो सक्सेशन है ये उनके परिवार में स्थापित हो गई और हेरिडिटरी हो गई। और मियाँ मासूम, ख्वाजा नक्शबंद इत्यादि इनका भी मुस्लिम समाज पर भारत में काफ़ी प्रभाव रहा। अब मैं शेख सरिंदी का जो प्रभाव है उसकी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। उसने लाहौर, दिल्ली, आगरा, सहारनपुर, बदायूं, जौनपुर, इलाहाबाद, पटना, मंगलाकोट ये बंगाल में स्थान है, और डेक्कन में बुरहानपुर, यहाँ अपने खुलाफा का मतलब है उसके शिष्य, उसके रिप्रेजेंटेटिव, ये उसने इन नगरों में भेजे। और जहांगीर 1618 में अपने जो सस्मेंट उसने लिखे थे उसमें लिखता है कि शेख के खुलाफा भारत में सब जगह फैल गए हैं। उसने भारत के बाहर अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और ईरान में भी अपने खुलाफा भेजे। यानी इसके जो प्रतिनिधि थे वो भारत के बाहर भी गए थे। और इसने जो सफलता इसको मिली वो संक्षेप में उसका जिक्र करता हूँ। उसने अकबर के कार्य को विफल कर दिया। यानी अकबर जो है वो थोड़ा सा एक समन्वय चाहता था, तो अकबर के कार्य को इसने विफल कर दिया। दूसरी बात है कि शेख सरिंदी के मकतूबात की चर्चा करना आवश्यक है। ये उसने प्रमुख काजियों, सूबेदारों और सैनिक अधिकारियों को लिखे थे। ऐसे 536 पत्र हैं जो 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हैं। और उसने पत्रों में क्या लिखा था इसका एक नमूना आपको बताता हूँ। एक लाहौर का सूबेदार था लाला बेग, उसने एक पत्र में लिखा था, इसमें उसने लिखा कि हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना बहुत आवश्यक है। यानी हिंदुओं के मनोबल को तोड़े बिना भारत में इस्लाम को मजबूत नहीं किया जा सकता। और मनोबल तोड़ने के लिए उसने कहा कि हिंदुओं पर अगर जजिया लगाया जाएगा तो जजिया तो ये लोग आराम से दे देंगे, लेकिन इनका मनोबल तोड़ने के लिए गो हिंसा आवश्यक है। तो वो गो हिंसा की बात करता है। जहांगीर ने जब गुरु अर्जुन को यातनाएं देकर के और उनकी हत्या की तो उसने अपने पत्रों में इस पर खुशी जाहिर की। यानी गुरु अर्जुन देव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब अमृतसर के मंदिर की, स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी तो एक मुस्लिम संत से उस मंदिर की नींव डलवाई थी। और ऐसे उदार गुरु अर्जुन देव, उनको यातनाएं देकर के उनकी हत्या की गई, तो इसने अपने पत्रों में उसके ऊपर खुशी जाहिर की। और 1668 जो मियाँ मासूम जो रहा था उसने भी इसी तरह से पत्र लिखे। और मियाँ मासूम ने अपने एक बेटे शेख सैफुद्दीन को, यानी उसका एक बेटा ख्वाजा नक्शबंद वो तो कय्यूम बना था, लेकिन एक दूसरा बेटा शेख सैफुद्दीन उसको औरंगजेब को सलाह देने के लिए नियुक्त किया। तो शेख सरिंदी का पोता यानी मियाँ मासूम का बेटा वो औरंगजेब के पास में उसको सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। उसके जो उसके अनुयायी हैं उनमें अब्दुल रहीम का स्थान एक महत्व का स्थान है। और अब्दुल रहीम जो था वो औरंगजेब के समय में हुआ था, और उसका मदरसा रहीमिया ये दिल्ली में बड़ा विख्यात था। मैं अब्दुल रहीम की जिक्र कर रहा हूँ। अब्दुल रहीम का मदरसा रहीमिया ये दिल्ली में विख्यात था। और अब्दुल रहीम ने फतवा आलमगिरी जो लिखी गई थी अल्लाह औरंगजेब के समय में, उसके लेखन में 30 वॉल्यूम में ये फतवा आलमगिरी इसका लेखन हुआ था। तो और उसमें करीब 500 विद्वानों को बुलाया गया था, जिसमें से 250 विद्वान तो भारत के थे और 250 के लगभग बाहर के थे। तो उनके यानी ये फतवा आलमगिरी के लेखन के लिए ये जो 500 विद्वान एकत्र किए गए थे
उनके ऊपर अध्यक्षता का काम एक तरह से ये मदरसा रहीमिया के अब्दुल रहीम ने किया था। और अब्दुल रहीम का बेटा, इसका बहुत अधिक महत्व मध्यकाल आधुनिक काल में है। शाह वलीउल्लाह जो है 1702 से 1762 इसका काल है। और इस शाह वलीउल्लाह ने जितने भी इस काल में औरंगजेब के बाद में जो है वो थोड़ी सी एक यानी मुस्लिम शासन जो मजबूत शासन था औरंगजेब का समाप्त हो गया। उसके बाद में एक थोड़ा कठिनाई का काल था। तो इस कठिनाई के काल में भारत के मुस्लिम समाज को नेतृत्व देने का काम ये शाह वलीउल्लाह के द्वारा किया गया था। उसने कई पुस्तकें लिखी और इसके भी खत बड़े महत्वपूर्ण है। और उसके खत में एक खत जो उसने अब्दुल्ला उस भारत पर आक्रमण करने वाले अब्दाली को लिखा था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके विचार, उसने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई सारी पुस्तकें लिखी। और इस्लामी दावा के बारे में जो उसका विचार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दावा का मतलब होता है इनविटेशन टू बिकम मुस्लिम। तो दावा के बारे में वो कहता है कि अगर लोग स्वतः इस्लाम को स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आसानी से इस्लाम को स्वीकार नहीं करें और हमको जबरदस्ती करनी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वलीउल्लाह कहता है कि अगर हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है तो हम वास्तव में उनका भला कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बनने के बाद तो वो जन्नत में जाएंगे और अगर मुसलमान नहीं बनेंगे तो वो दोजख में जाएंगे। और वो लिखता है कि इस्लाम मुस्लिम बनाने के लिए जबरदस्ती करना उसी तरह से वैसा ही है जैसे कि कोई डॉक्टर कड़वी दवा ये अपने पेशेंट को देता है, या जिस तरह से पेरेंट्स जो है वो अपनी संतान के साथ में जबरदस्ती करते हैं। तो इस तरह का वो दावा के बारे में यानी इस्लाम के प्रसार के बारे में इस तरह की बात ये शाह वलीउल्लाह करता है। वही वलीउल्लाह का बेटा शाह अब्दुल अजीज ये यानी ये इतना कट्टर था कि शियाओं के लिए भी उसके मन में घृणा थी और उसने इस्लाम की प्योरिटी को बनाए रखने के ऊपर बहुत जोर दिया। उसका कहना था कि इसी से सारी समस्याओं का हल होगा। वो कहता था कि ये जो यानी उसका जो काल था वो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष और 19वीं शताब्दी का काल था। तो उसका कहना था कि इस काल में जो एक कठिनाई का दौर मुसलमानों के लिए आया है तो इसका कारण ये है कि इस्लाम की जो प्रिस्टाइन प्योरिटी है वो समाप्त हो गई है। तो ये प्योरिटी अगर वापस इस्लाम में आएगी तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है। और इसके जो विचार थे उसका सैयद अहमद बरेलवी इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल इनकी थोड़ी सी चर्चा में कर देता हूँ। ये सैयद अहमद बरेलवी जो था वो उसने एक जिहाद 1825 के बाद में किया था और सैयद अहमद के साथ में एक शाह इस्माइल ये दोनों ही शहीद कहलाते हैं, क्योंकि दोनों ही संघर्ष करते हुए दोनों ने जिहाद किया था। 5-6 वर्ष तक इनका जिहाद चलता रहा था और फिर आखिर में जिहाद करते हुए ये रणजीत सिंह की सेना के हाथों मारे गए थे। तो दोनों को ही शहीद ये कहा जाता है। तो इन दोनों के ऊपर अब्दुल अजीज का बड़ा प्रभाव पड़ा था। अब्दुल अजीज जो है उसने अंग्रेजी शासन को दारुल हर्ब नाम दिया था। तो क्योंकि उसने अंग्रेज शासन को दारुल हर्ब नाम दिया था, इस कारण बहुत से विद्वान हमारे देश में ऐसे हैं जो उसको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कह देते हैं। यानी आप देखिए कि केवल अंग्रेजों को की शासन को दारुल हर्ब कहने के कारण, जबकि हालत तो उसकी ये थी कि वो यानी शियाओं से भी घृणा करता था और हिंदुओं से तो के प्रति तो उसके मन में बहुत ज्यादा घृणा थी। और केवल क्योंकि उसने अंग्रेजी शासन को दारुल हर्ब कहा तो उसको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इस तरह का नाम कुछ विद्वान दे देते हैं। अच्छा, इसके मुरीद जो थे शाह अब्दुल अजीज के, इनका जिक्र मैंने किया है। और इसका प्रभाव जो है वो भारत में बड़ा व्यापक इसका प्रभाव हुआ था। एक बात में थोड़ी सी आपसे, समय मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हो गया है, तो वर्तमान काल तक इस शेख सरिंदी का प्रभाव रहा है। वर्तमान काल में अल्लामा इकबाल उसने अपने मरने से कुछ दिन पहले कहा था
कि अगर 3 लोग भारत में नहीं होते तो भारत में इस्लाम का भारतीय समाज में विलय हो जाता। और ये 3 लोग जिनके वो नाम लेता है, वो एक तो है शेख सरिंदी, और दूसरा है औरंगजेब, और तीसरा है शहीद सैयद अहमद बरेलवी। यानी ये जो 3 नाम है, उसमें औरंगजेब भी ये शेख सरिंदी का मुरीद था, शेख सरिंदी का शिष्य था। और इसी तरह से सैयद अहमद बरेलवी, वो भी पूरी तरह से सरिंदी के विचारों का नक्शबंदी था। तो ये तीनों ही नक्शबंदी थे। सरिंदी तो नक्शबंदी था ही, लेकिन औरंगजेब भी और शहीद सैयद अहमद बरेलवी भी नक्शबंदी था। तो इन तीनों ही नक्शबंदियों की प्रशंसा में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर ये 3 नहीं होते तो इस्लाम का भारतीय समाज में विलय हो जाता। ध्यान देने की बात यह है कि जानकारी को किस तरह से छिपाया गया, यानी ये जो जानकारी है, इस जानकारी को छिपाया जाता है। भारत के बड़े मूर्धन्य इतिहासकार जो माने जाते हैं, इरफान हबीब, उन्होंने 1960 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अलीगढ़ अधिवेशन में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, और उसका टाइटल था द पॉलिटिकल रोल ऑफ शेख सरिंदी एंड शाह वलीउल्लाह। ये एक उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया था, और इस पेपर में उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि इन दोनों का भारत के समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आप देखिए कि अल्लामा इकबाल तो कहते हैं कि ये अगर नहीं होते तो इस्लाम खत्म हो जाता, और इरफान हबीब ये कहते हैं कि इनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अलीगढ़ दूसरा मैं और आगे बताता हूँ आपको, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ही के निजामी, उनका नाम बहुत लोग जानते होंगे, थोड़े समय पहले स्वर्गवास हुआ उनका। तो के निजामी के शोध छात्र इकबाल साबिर, उसने सरिंदी पर एक शोध ग्रंथ लिखा, वो उसके पीएचडी थीसिस है। इस पीएचडी थीसिस में वो शेख अहमद सरिंदी के लिए लिखते हैं कि शेख अहमद सरिंदी का लगभग 2 शताब्दी तक, ये मैं इसको 2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। शेख सरिंदी यानी फॉर 2 centuries 17th and 18th, यानी इट नक्शबंदी सिलसिला was principal spiritual order in India and its influence permeated far and deep into Muslim life. दोबारा रिपीट करता हूँ, शेख अहमद सरिंदी for nearly 2 centuries, 17th and 18th centuries, it Naqshbandi Silsila was principal spiritual order in India and its influence permeated far and wide into Indian Muslim life. यानी ये बात जो लिख रहा है वो के निजामी का छात्र है, शेख जो इकबाल के निजामी का छात्र है साबिर इकबाल। तो इकबाल साबिर का जो ग्रंथ है ये 990 का उसका शोध ग्रंथ है, और वो ये लिखता है कि बाकी बिल्ला शासक वर्ग के विचारों को प्रभावित करने में सफल रहा। यानी ये इकबाल साबिर ये बात लिखता है कि बाकी बिल्ला मतलब शेख सरिंदी का गुरु, ये शासक वर्ग के विचारों को प्रभावित करने में सफल रहा। पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में वलीउल्लाह को पाकिस्तान के निर्माताओं में गिना जाता है। इसी तरह शेख सरिंदी के लिए लिखा जाता है कि वो जहांगीर को प्रभावित करने में सफल रहा था। ये पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकें लिखती हैं। अंत में मुझे यही कहना है कि नेशनल इंटीग्रेशन की मृग मरीचिका का पीछा करते हुए हमारे छात्रों को नितांत झूठा इतिहास परोसा जा रहा है। 152 वर्ष पहले 1868 में बंकिम चंद्र उन्होंने लिखा था, व्हेन शैल वी राइट आवर ओन हिस्ट्री। मैं समझता हूँ बंकिम चंद्र के बारे में सभी जानते हैं। उनके मन में यह तकलीफ थी कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ये हमारा इतिहास नहीं है, और वो ये तकलीफ अपनी व्यक्त करते हैं, व्हेन शैल वी राइट आवर ओन हिस्ट्री। बहुत दुख की बात है कि हम अभी भी अपना सही इतिहास लिखने से कोसों दूर हैं। ये कुछ थोड़ी सी बातें मैंने आपको नक्शबंदी सिलसिले और सरिंदी के बारे में आपके सामने प्रस्तुत की है। ये बहुत ही शॉर्ट में ये बातें मैंने आपके सामने रखी है। वास्तव में विस्तार से इसके ऊपर कई पेपर लिखे जा सकते हैं। इनमें से एक पेपर मैंने केवल शाह इस्माइल जो कि 1831 में जिहाद करते हुए मारा गया था, उसकी तक़वियतुल ईमान उसने किताब लिखी।
उस तक़वियत ईमान पर मेरा एक पेपर ये इतिहास दर्पण में प्रकाशित हुआ है। तो यानी कई सारे एक एक व्यक्ति पर पेपर जो है वो इसमें लिखे जा सकते हैं, लेकिन इन सब की वास्तविकता को जानबूझ करके दबाया जाता है। तो यानी नेशनल इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं हो सकता कि आप इतिहास की बातों को झुठलाते रहें। इतिहास की बातों को सामने लाना आवश्यक है। हमारे मन में कोई बैर भावना किसी के प्रति नहीं है, कोई इस्लाम के प्रति भी कोई बैर भावना नहीं है, लेकिन इतिहास में सही बातें सामने आने चाहिए और सामने उनको ला करके ही हम अच्छे संबंध आपस में स्थापित कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। आपका बहुत समय मैंने लिया है और सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट हो गया आपका। अनम्यूट करिएगा, महावीर सर अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट करिए। जहां पर माइक है उस माइक को टच करें। सिद्धार्थ जी अनम्यूट कर सकते हैं क्या, देख लीजिए। जी 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 आप बोलिएगा सर। अच्छा, तो वैसे मेरा आयोजकों ने जो मुझे ये अवसर दिया उसके लिए उन सभी के प्रति मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे लिए जो शब्द रत्नम जी ने कहे उसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि इतिहास की बातों को छिपाने से काम नहीं चलता है। इतिहास की वास्तविकता सामने लाया जाना चाहिए और वास्तविकताओं को सामने ला करके ही समाज के सभी वर्गों के प्रति अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। ये मेरा अपना विचार है और ये कोई इतिहास संकलन योजना का भी विचार नहीं है। मैंने अपने कुछ व्यक्तिगत विचार आपके सम्मुख रखे हैं। आगे कभी अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं सेवाओं के लिए प्रस्तुत हूँ। और अगर कोई मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरा टेलीफोन नंबर, वो चाहें तो मैं टेलीफोन नंबर देता हूँ, उस टेलीफोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, 9887241408, 9887241408। तो इस टेलीफोन नंबर से मेरे से जो श्रोता हैं वो यदि चाहें तो मेरे से इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हार्दिक नमस्कार।